नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 8 हिंदी की बुक मल्हार का पाठ नंबर 2 गौरैया। तो दोस्तों, इस पाठ में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी विनती करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है, हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। देखिए, इन पंक्तियों का क्या क्या अर्थ है कि लेखक जो है वो सबसे पहले अपने घर के बारे में हमको बता रहे हैं कि लेखक कह रहे हैं कि जो हम लोग का घर है उसमें 3 लोग रहते हैं। कौन कौन? माँ, पिताजी और लेखक खुद। ठीक है, लेकिन इनके जो पिताजी हैं वो क्या कहते हैं कि ये घर इनका नहीं, घर क्या है, ये एक सराय है। ठीक है, और ये लोग मानो यहाँ पे मेहमान के तौर पर रह रहे हों और घर के जो असली मालिक हैं वो तो कोई और ही हैं, वो तो कोई दूसरे ही हैं। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है इसके बारे में अभी हम लोग को आगे इसमें पता चलेगा। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों, घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। आंगन में, इनके घर के आंगन में क्या है, एक बहुत बड़ा सा आम का पेड़ है और उस आम के पेड़ पर तरह तरह के बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पक्षी रहते हैं। और जो भी पक्षी पहाड़ियों से, घाटियों से, यानी कि दूर से उड़ के कोई भी पक्षी दिल्ली की तरफ आता है तो वो पक्षी सारे के सारे जितने भी पक्षी आते हैं वो सारे मानो इन्हीं के घर पे आकर रहते हों, मतलब इन्हीं के घर का ये जो पेड़ है इस पे आके रहते हों। ऐसा कौन कह रहा है? इनके पिताजी कह रहे हैं कि जैसे मानो ये लोग वहीं से, जहाँ से लोग निकलते हैं वहीं से इनके घर का पता लिखवा कर लाते होंगे कि भाई यही घर है, यहीं पे हम लोग को आना है। यहाँ कभी तोता पहुँच जाते हैं तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गौरैया। क्या कह रहे कि यहाँ पर इस पेड़ पे कभी तोते आते हैं तो कभी कौवे, तो कभी अलग अलग प्रकार की गौरैया यहाँ पर आ जाती हैं। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। क्या है कि भाई इनके घर में खूब सारे पक्षी हैं और पक्षी खूब चहचहाएंगे, खूब चू चू चीची चाचा खूब शोर कर रहे हैं। तो लेखक यहाँ पे ये कह रहे कि भाई इतना ज़्यादा शोर मचता है कि मानो कान के पर्दे फटे जा रहे हैं। लेकिन लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि अरे देखो पक्षी गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है, बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वहाँ धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। और क्या कह रहे कि घर के अंदर भी यही हाल रहते हैं, जो हाल घर के बाहर रहते हैं वही घर के अंदर भी रहते हैं। बीसियों चूहे, यानी कि बहुत सारे 20 मतलब 20-25 खूब चूहे रहते हैं घर के अंदर और रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में खूब दौड़ लगाते रहते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं और खूब शोर होता रहता है, खूब धमा चौकड़ी होती रहती है। इतनी ज़्यादा शोर होता है, इतना धमा चौकड़ी होती है कि ये लोग सो भी नहीं पाते सही से। बर्तन गिराते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक चूहा जो है, अच्छा यहाँ पे खूब मतलब बता रहे हैं कि क्या क्या आवाज़ आ रही है कि बर्तन गिरते हैं, खूब डब्बे गिरते हैं, खूब खोलते हैं ये लोग, प्याले जो हैं खूब गिर गिर के टूटते हैं और उनमें से एक चूहा जो है वो अंगीठी के पीछे जाकर बैठ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि भाई हो सकता है वो चूहा बहुत ही बूढ़ा हो गया हो तो उसे सर्दी उतनी ज़्यादा नहीं पसंद है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं मगर घर उसे भी पसंद है, वहाँ कभी कभी झांक जाती है। क्या कह रहे हैं कि और एक चूहा है जिसको बाथरूम में जो पानी की टंकी है ना उस पर चढ़कर बैठना बहुत अच्छा लगता है।
शायद उसको गर्मी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बिल्ली वैसे इनके घर में रहती तो नहीं है, लेकिन क्या है कि अक्सर इनकी घर में झांक मार लेती है, मतलब अक्सर इनके घर में आ जाती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, ना मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। और कभी कभी बिल्ली का मन करता है तो बिल्ली सीधे घर के अंदर आके दूध बढ़िया से पी जाती है, और कभी कभी अंदर आने का नहीं भी मन करता है तो बाहर से फिर आऊंगी कहकर बिल्ली चली जाती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाएं कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी हैं। दिन भर गुटरगू का संगीत सुनाई देता है। क्या कह रहे कि भाई जैसी शाम हो जाती है, देखो जो चमगादड़ तक कब निकलता है, अंधेरे में निकलता है कि नहीं निकलता है, तो वही कह रहे कि भाई जैसे ही शाम होती है, जैसे ही शाम शुरू होती है पड़नी, 2-3 चमगादड़ जो हैं वो कमरे में निकल के क्या करने लगते हैं, कसरत करने लगते हैं, मतलब इधर उधर खूब उड़ने लगते हैं। घर के अंदर कबूतर भी हैं और दिन भर ये कबूतर खूब गुडरगू का गाना गाए रहते हैं। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं और बर्रे भी हैं, और चींटियां की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए है। क्या कह रहे कि इतना ही बस नहीं, और सुनिए, घर में छिपकलियां भी हैं, इसके अलावा बर्रे भी खूब सारे रहते हैं, और चींटियों ने तो मानो जैसे अपनी पूरी फौज वहीं बुला रखी है, पूरी की पूरी इनकी छावनी वहीं पड़ी रहती है। अब एक दिन 2 गौरैया सीधे अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ कर मकान देखने लगी। क्या कह रहे कि भाई अब ऐसे ही एक दिन 2 गौरैया जो हैं वो सीधे घर के अंदर घुसी आती हैं और उड़ कर मकान देखने लगी, मतलब इधर उधर खूब उड़ने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि उनके रहने योग्य है या नहीं। ये देख के पिताजी ने कहा कि ये जो चिड़ियाएं हैं ये मकान का निरीक्षण कर रही हैं, मतलब मकान की जांच कर रही हैं कि जो मकान है ये उनके रहने के लायक है या फिर नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर, कभी ये चिड़ियाएं उड़कर रोशनदान पे जाके बैठती तो कभी उड़कर कहाँ खिड़की पर बैठ जाती। फिर जैसे आई थी वैसे उड़ भी गई, फिर जिस तरीके से ये आई थी वैसे उड़ के ये बाहर भी चली जाती हैं। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावना बिछा लिया है और सामान भी ले आई हैं, और मज़े से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया है। फिर ये क्या कह रहे हैं, फिर ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन बाद ये लोग क्या करते हैं, मतलब क्या देखते हैं कि बैठक मतलब वाला कमरा जिसमें सब लोग बैठते हैं, मतलब कोई बाहर का आता है उसको बैठाया जाता है, या फिर काम करने के बाद में लोग आके आराम करते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे कि 2 दिन बाद उन्होंने देखा कि बैठक के कमरे में जो पंखा लगा हुआ था उसका जो गोला है उस पर उन्होंने बिछावना बिछा लिया है। बिछावना, वैसे बिछावना का मतलब क्या होता है, दरी अरी, ठीक है, लेकिन चिड़ियों के पास तो दरी होती नहीं है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपना घोंसला लगा लिया है। ठीक है, तो पंखे के गोले पर उन्होंने अपना घोंसला लगा लिया है और सामान भी ले आई हैं, मतलब जो भी इनका सामान है बढ़िया से घोंसला सजा रखा है, सब कुछ वहाँ पे तैयार कर रखा है, और मज़े से दोनों वहाँ पर बैठी गाना गा रही हैं। जाहिर है, मतलब सीधी सी बात है, उन्हें ये घर पसंद आ गया। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देख रहे थे। माताजी और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे बैठे इन्हीं चिड़ियों की तरफ देख रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो यह नहीं उड़ेगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। इनकी जो माँ है वो क्या कह रही कि अब तो ये चिड़िया यहाँ से नहीं उड़ने वाली, मतलब अब ये सिर हिला के इन्होंने हार मान ली कि अब ये नहीं उड़ने वाली, अब इन्होंने घोंसला बना लिया। अगर घोंसला बनाने से पहले उड़ा देते तो शायद भाग जाती, लेकिन अब ये नहीं भागने वाली, अब ये यहीं रहेंगी। कौन कह रहा है, ये इनकी माताजी कह रही हैं। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती हैं। गौरैया मेरे आगे क्या चीज़ है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ। ये सुनने पर जो पिताजी हैं गुस्सा आ जाते हैं, गुस्से में खड़े होते हैं और कहते कि मैं भी देखता हूँ ये गौरैया यहाँ पर आखिर कैसे रहती हैं, मेरे सामने आखिर ये है ही क्या चीज़, अभी देखो अभी इनको निकाल के फेंक देता हूँ। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, माँ ने व्यंग से कहा। तो माँ जो है थोड़ा मजाक करते कहती हैं अरे छोड़ो जी, रहन दो, आपसे चूहों को तो निकाला नहीं गया,
आप लोग चिड़िया को क्या निकाल के बाहर करोगे। ठीक है, ऐसे मम्मी जो है मजाक मजाक में कहती हैं। माँ कोई बात व्यंग में कहें तो पिताजी उबल पड़ते हैं। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही हैं। माँ जब भी कोई बात व्यंग में ऐसी मजाक में कहती हैं तो पिताजी उबल जाते हैं, मतलब उनको गुस्सा आ जाता है। उनको लगता है कि माँ जो है इनका मजाक उड़ा रही हैं। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे आकर जोर से ताली बजाई और मुंह से सासू कहा बाहें झुलाई। फिर खड़े खड़े कूदने लगे, कभी बाहें झुलाते कभी सासू करते। मतलब क्या है कि भाई अब जो पिताजी हैं तुरंत फ़ौरन खड़े हो जाते हैं और पंखे के नीचे आ जाते हैं। ठीक है, और पंखे के नीचे आके जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं, मुंह से खूब सा सा सू सू खूब ऐसे आवाज़ निकालने लगते हैं और अपने खूब बाहें झुलाने लगते हैं और अपने हाथों खूब झुलाने लग जाते हैं अच्छे से। ठीक है, और वहीं खड़े खड़े कूदने भी लग जाते हैं, मतलब कभी बाहें झुला रहे हैं, कभी सू सू सा सा कर रहे हैं, कभी कूद रहे हैं, ये इनका चल रहा है। गौरैया ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ ची ची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। क्या है कि जो दोनों गौरैया हैं वो घोंसले से अपना सिर नीचे की तरफ निकाल के देखती हैं और देखने पर वो चींची करने लग जाती हैं। इसको देख के इनकी जो माँ है वो खूब जोर से खिलखिला के हंस देती हैं। पिताजी को गुस्सा आ गया। इसमें हंसने की क्या बात है। पिताजी को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो माँ से कहती है कि इसमें हंसने की कौन सी बात हो गई। माँ को ऐसे मौके पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। तो माँ को ऐसे मौक़ों पे अक्सर क्या है, मजाक सूझता है। तो उन्होंने मजाक मजाक में हंसकर बोला कि चिड़िया एक दूसरे से ज़रूर पूछ रही होंगी कि आखिर ये आदमी कौन है और ये ऐसे नाच क्यों रहा है। तब पिताजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और वह पहले से भी ज़्यादा ऊंचे कूदने लगे। अब जो है ये सुनकर पिताजी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो पहले से भी ज़्यादा जोर लगा के खूब और ऊंचा ऊंचा कूद रहे हैं। गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंख के डोने पर जा बैठी। क्या कह रहे, गौरैया जो हैं वो घोंसले से निकलती हैं और दूसरे पंखे के किनारे जाकर बैठ जाती हैं। ठीक है, उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी। ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। तो ऐसा लग रहा था कि मानो जो चिड़ियाएँ हैं इनको पिताजी का ये नाचना और भी ज़्यादा पसंद आ रहा है। ये देखकर माँ जो है वो और हंस देती हैं और हंसते हुए कहती हैं कि अब रहने दीजिए, ये अब जाएंगी नहीं, इन लोगों ने लगता है अंडे दे दिए। निकलेंगी कैसे नहीं, पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। पिताजी जो है गुस्सा जाते, कहते हैं अरे ऐसे कैसे नहीं निकलेंगी, और बाहर से डंडा लेके आ जाते हैं। इसी बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठती हैं और इसी बीच जो गौरैया भी है वो जाकर फिर से अपने घोंसले में जाकर बैठ जाती है। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले पर टकराया। उन्होंने लाठी को ऊपर ऊंचा उठाया और जो पंखे का गोला है उस पर उन्होंने टकराया। चींची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। चींची चींची करती हुई जो ये चिड़ियाएँ हैं ये पर्दे के डंडे पर जाकर बैठ गई हैं। इतनी तकलीफ करने की क्या ज़रूरत थी, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती, माँ ने हंसकर कहा। माँ हंसकर ये देखकर हंसते हुए बोलती हैं कि इतनी तकलीफ काहे कर रहे हो जी, अगर पंखा चला देते तो ही उड़ जाती। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। पिताजी जो हैं इनके वो लाठी उठाए डंडा उठाए ये पर्दे के जिस डंडे पे चिड़ियाँ जाके बैठी हैं उसकी तरफ कूदते हैं। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। एक चिड़िया जो है वो उड़ती है और जाके किचन का जो दरवाज़ा है वहाँ पर जाके बैठ जाती है और दूसरी चिड़िया उड़कर सीढ़ियों के दरवाजे पे जाके बैठ जाती है। माँ फिर हंस दी। ये देखे माँ को फिर से हंसी आ गई, फिर से हंस गई। तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैयाओं को बाहर निकाल रहे हो। ये देखकर इनकी माँ जो है वो हंसती हैं और हंसते हुए कहती हैं कि तुम तो बहुत ही समझदार हो। अपने पति से कह रही कि तुम तो बहुत ही समझदार हो, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। क्या कह रही हैं कि एक दरवाजे को बंद कर दो, एक दरवाजे को खुला रखो, तभी खुले वाले दरवाजे से भागेंगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाज़ा खुला रखा।
अब पिताजी जो हैं वो गुस्से में एकदम पलट के लेखक की तरफ देखते हैं और कहते तू वहाँ खड़ा खड़ा देख क्या रहा है, जा जाके दरवाजे बंद कर दे। अब ये जो है लेखक ये भी भाग कर जाते हैं और दोनों दरवाज़ों को बंद कर देते हैं, सिर्फ जो किचन वाला दरवाज़ा है उसको खुला छोड़ देते हैं ताकि वहाँ से चिड़ियाएँ भाग जाएँ। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। पिताजी ने फिर से डंडी उठाई और इन दोनों चिड़ियों पे इन्होंने हमला बोल दिया, मतलब इनके पीछे पड़ गए। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। एक बार तो मतलब खूब लाठी घुमा रहे हैं और एक बार तो इनकी झूलती हुई लाठी माँ के सिर पे लगती लगती बची, मतलब कि एकदम माँ के सिर के बहुत करीब से होकर निकली। चींची करती चिड़िया कभी एक जगह तो दूसरी जगह बैठती। चींची करती हुई जो चिड़िया है कभी एक जगह बैठती तो दूसरी जगह बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गईं। माँ तालियां बजाने लगीं। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। क्या है कि भाई दोनों जो चिड़ियाएं हैं अब वो किचन वाले दरवाजे से बाहर चली जाती हैं। ये देख के जो माता जी हैं वो ताली बजाने लग जाती हैं और पिताजी अपनी लाठी रखे खूब अपनी छाती फैलाए, मतलब गर्व में इनकी छाती चौड़ी कि अरे देखो हमने भगा दिए चिड़ियों को। ये आराम से आके कुर्सी पर बैठ जाते हैं। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। पिताजी ने हुक्म दिया कि आज सारे दरवाजे बंद रखना, एक दिन अगर ये अंदर नहीं घुस पाएंगी तो अपने आप घर छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज़ सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गौरैयाँ फिर से अपने घोंसले में मौजूद थीं। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज़ सुनाई देती है और ये सुनने पर जो माँ है फिर से खूब जोर से हंस देती हैं। ये जो लेखक है कह रहे कि मैंने जब अपना सिर उठा के ऊपर देखा तो देखा दोनों की दोनों गौरैयाँ घोंसले में आ चुकी हैं। दरवाजे के नीचे से आ गई माँ बोली। माँ ने बोला कि ये दरवाजे के नीचे से आ गई हैं। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजे के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। तो लेखक कह रहे कि अब मैंने दरवाजे के जब नीचे देखा तो वाकई में वहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी और वहीं से चिड़ियाँ जो हैं वो अंदर आई थीं। पिताजी को फिर गुस्सा आया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। पिताजी को फिर से गुस्सा आ गया और एक तो इनकी माँ भी हैं जो मदद नहीं कर रही हैं, बस बैठे बैठे हंस रही हैं। अब तो पिताजी गौरैयों पर पिल पड़े। अब पिताजी जो हैं वो गौरैयों पर एकदम पिल पड़े, मतलब उनके एकदम पीछे पड़ गए। उन्होंने दरवाजे के नीचे कपड़े ठूंस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा ना रह जाए और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। उन्होंने दरवाजे के नीचे कपड़ा ठूंस दिया ताकि अब कोई जगह ना रह जाए उनके वापस अंदर आने की, और अब वो फिर से लाठी उठाते हैं और इन चिड़ियों के पीछे लग जाते हैं। चिड़ियाँ चू चू करती फिर बाहर निकल गईं, पर थोड़ी ही देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थीं। चिड़िया चू चू करती हुए बाहर निकल गई, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से कमरे के अंदर मौजूद मिली। अब की बार वे रोशनदान में से आ गई थीं जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। अब वो कहाँ से आई? अब की बार वो लोग रोशनदान से होकर अंदर आ गई हैं और वहाँ का एक शीशा क्या है, टूटा है, तो वहीं से ये आ गई हैं। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्हें अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। अब जो माता है, इनकी माँ अब गंभीरता के साथ में अपने पति से कहती हैं कि देखिए जी, अब आप चिड़ियों को मत निकालिए क्योंकि अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब नहीं जाने वाली यहाँ से। ये क्या मतलब? मैं कालीन बर्बाद करवा लूँ? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूंस दिया और फिर लाठी झुलाकर एक बार चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठीं। पिताजी गुस्से में कहते हैं क्या मतलब मैं अपना कालीन बर्बाद करने दूं? देखो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो चिड़ियाएँ जो है ना वो रहेंगी तो सीधी बात है पॉटी भी करेंगी, ठीक है, और उनकी पॉटी से इनका जो कालीन है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो यही कह रहे हैं, क्या मतलब मैं अपना कालीन बर्बाद करवा दूँ क्या? ऐसा ही बोल रहे हैं। फिर पिताजी कुर्सी पर चढ़ते हैं और रोशनदान का जो शीशा टूटा होता है ना उसमें कपड़ा ठूंस देते हैं, ठीक है, और फिर से लाठी लेते हैं और लाठी को झुलाने लगते हैं। फिर से चिड़ियों के पीछे ये लग जाते हैं उनको खदेड़ने में। इस बार दोनों जो चिड़ियाँ हैं वो आंगन की दीवार पर, पिछले आंगन की दीवार पर जाकर बैठ जाती हैं। इतने में रात पड़ गई। इतने में क्या हो गई? इतने में भाई रात हो गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। सभी लोग खाना खाकर ऊपर जाकर सो जाते हैं। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहाँ पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अकल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी।
लेखक कह रहे हैं कि ऊपर जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा तो वहाँ मुझे चिड़िया नज़र नहीं आई। ठीक है, तो मैंने समझ लिया, मतलब इनको लगा कि अब चिड़ियों को अकल आ गई होगी और अब वो लोग हार मान गए होंगे, अब नहीं आएंगे दोबारा वो लोग। दूसरे दिन इतवार था। दूसरे दिन क्या था? इतवार था। इतवार का दिन था अगला। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वो फिर से मौजूद थीं। जब ये लोग नीचे उतर कर आते हैं तो क्या देखते हैं कि ये चिड़ियाएं फिर से वहाँ मौजूद हैं और मेज से बैठी मल्हार गा रही हैं, और मेज पर बैठी बैठी मल्हार गा रही है, यानी कि इनका गाना चूचू चूचू चल रहा है। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। क्या कह रहे कि उन्होंने फिर से लाठी उठा दी और उस दिन इनको फिर से गौरैयों को बाहर निकालने में ज़्यादा समय नहीं लगा। अब तो रोज़ यही कुछ होने लगा। अब तो रोज़ यही होने लगा। दिन में तो वह बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो ना जाने किस रास्ते से वहाँ अंदर घुस आती। अब रोज़ यही हो रहा था। दिन में ये लोग चिड़ियों को बाहर निकालते और रात में किसी ना किसी रास्ते से होते हुए ये वापस घर के अंदर घुस आती। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है? पिताजी बार बार कहें, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, पर आखिर वह भी तंग आ गए। आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई तो वह कहने लगे कि वह गौरैयों का घोंसला नोचकर निकाल देंगे, और वह फौरन ही बाहर एक स्टूल उठा लाए। क्या कह रहे? अब पिताजी खूब परेशान हो गए। वो रोज़ कहते कि अब मैं हार नहीं मानूंगा, उनको भगा के रहूँगा, लेकिन रोज़ यही चलता कि ये भगाते और शाम को फिर से लौट आती ये चिड़ियाँ। ठीक है, आखिर में कब तक लाठी झुलाते, तो ये काफ़ी थक भी गए थे। तो इन्होंने क्या करा, फिर इन्होंने तंग आके यही बोला कि अब बहुत हो गया, अब मैं इनका घोंसला ही नोच के फेंक देता हूँ, अब ये दोबारा आएंगी नहीं। और ये कहने के बाद में तुरंत जाते हैं, स्टूल उठा लाते हैं। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं है। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा। घोंसला तोड़ना कोई बहुत कठिन काम नहीं होता है। उन्हें फटाक से पंखे के नीचे स्टूल रखा और उस पर चढ़ गए। ठीक है, लाठी लेकर चढ़ गए और ये कहने लगे कि किसी को अगर बाहर निकालना है ना तो उसका घर तोड़ दो, वो अपने आप बाहर निकल जाएगा। गुस्से में इनके पिताजी कहने लगे। घोंसले में अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। घोंसले में से बहुत सारे तिनके जो हैं वो बाहर की ओर लटक रहे हैं, मानो गौरैया ने सजाने के लिए, अपने घोंसले को सजाने के लिए झालर सी टांग रखी हो, ऐसा लग रहा था। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनके पर जमाया और दाईं ओर को खींचा। पिताजी ने लाठी का जो सिर है ना उसको घास के तिनकों के ऊपर जमाया है और उसको दाईं ओर की तरफ जोर से खींचा है। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। दो तिनके जो हैं वो घोंसले से अलग हो जाते हैं और फरफराते हुए, यानी कि उड़ते उड़ते नीचे गिरते हैं आके। चलो, दो तिनके तो निकल गए। माँ हंसकर बोली, अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। अब ये मतलब ये देखकर माँ जो है हंसकर बोलती हैं कि चलो, 2 तिनके निकल आए हैं, अब बाकी बचे हुए जो 2000 तिनके हैं वो भी निकल आएंगे। देखो, घोंसले के अंदर ना बहुत सारे तिनके होते हैं। ठीक है, कई 100,000 तिनकों से चिड़ियाँ जो है अपना घोंसला बनाती हैं, तो माँ इसलिए हंसते हुए कह रही हैं। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैया नजर आईं। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ दुबला गई थीं, कुछ काली पड़ गई थीं। अब वे चहक भी नहीं रही थीं। तभी इतने में लेखक की नज़र बाहर आंगन पर पड़ती है। वहाँ पे दोनों गौरैयाँ बैठी हुई थी। दोनों वहाँ पे एकदम चुपचाप बैठी हुई थीं। इनके बीच में कुछ बातचीत भी नहीं हो रही थी और दोनों दिखने में थोड़ी ज़्यादा पतली भी लग रही थीं और कुछ काली भी लग रही थीं। और अब ये दोनों इस बार चहक नहीं रही थीं। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनके के ऊपर रखकर वहीं रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला, अब पिताजी ने लाठी का सिरा घोंसले के ऊपर रखा और लाठी को घुमाने लग जाते हैं, जिससे कि जो तिनके हैं वो लाठी के सिर पे लपेटने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही वो घुमाते जाते हैं और तिनके लपेटते जाते हैं और जो घोंसला है वो लाठी के इर्द गिर्द
खिंचता चला आने लगा और जो घोंसला है वो लाठी के इर्द गिर्द चारों तरफ खींचने लगा, मतलब लपेटने लगा। फिर वह खींच खींच कर लाठी के सिर के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। फिर ये जो घोंसला है ये खिंचता खिंचता लाठी के चारों तरफ लपेटने लग जाता है। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे और थिगलियां लाठी के सिर पर लपेटने लगी। तभी सहसा जोर से आवाज आई, ची 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 ची। क्या कह रहे हैं कि भाई जो सूखी घासें हैं, रुई के जो टुकड़े हैं, धागे जो हैं, मतलब जो भी चीज़ें थी घोंसले के अंदर, वो लाठी पे क्या होती हैं, लपेटने लग जाती हैं। ठीक है, तभी एकदम से आवाज़ आती है, सहसा यानी कि एकदम से जोर से आवाज़ आती है, किसकी? ची 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 की। पिताजी के हाथ ठिठक गए। यह क्या गौरैया लौट आई हैं? मैंने झट से बाहर की ओर देखा, नहीं दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थीं। पिताजी के हाथ ठिठक जाते हैं, पिताजी के हाथ एकदम से रुक जाते हैं। यह क्या? अब लेखक जो हैं वो सोचे कि ये क्या, ये दोनों गौरैया फिर से लौट आई हैं क्या? इन्होंने तुरंत बाहर की ओर देखा तो पाया कि नहीं, दोनों गौरैया अब भी बाहर की दीवार पर ही वैसे गुमसुम शांति से बैठी हुई हैं। ची 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 ची। फिर आवाज़ आई, फिर से ची 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 की आवाज़ आती है। मैंने ऊपर देखा, पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थीं और चींची किए जा रही थीं। इन्होंने ऊपर की ओर, लेखक ने ऊपर की ओर देखा, पंखे के गोले से नीचे नन्हे छोटे छोटे गौरैयों के सिर क्या है नीचे देख रहे थे। ठीक है, और वही चींची किए जा रहे थे। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। अब भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और लाठी पर लिपटा हुआ घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। नन्ही दो गौरैया वो अभी भी झांके जा रही थीं और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही हूँ, हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं। ठीक है, वो अब इनके हाथ में लाठी है और लाठी में घोंसले का काफ़ी सारा हिस्सा है। नन्ही जो गौरैया हैं दोनों, वो अभी नीचे झांक रही हैं और नीचे झांके झांके वो चींची कर रही हैं, मानो अपना परिचय दे रही हूँ, अपने बारे में बता रही हूँ कि अब हम लोग आ गए हैं, ये बताओ हमारे माता पिता कहाँ हैं। वे मैं आवक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं और घोंसले के तिनके में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाफ हाफ कर चिल्लाए जा रही थीं और अपने माँ बाप को बुला रही थीं। क्या है कि भाई इसके बाद में जो लेखक हैं वो उनकी तरफ देखते हैं, फिर ये देखते हैं कि जो पिताजी हैं वो स्टूल से नीचे उतरते हैं, लाठी को एक तरफ रखते हैं और वहाँ पे एक कुर्सी रखी है, उस पर वो बैठ जाते हैं। फिर जो माता जी हैं, माँ इनकी, वो कुर्सी से उठती हैं और सभी दरवाज़ों को खोल देती हैं। और जो नन्ही चिड़िया हैं वो अभी खूब जोर से ताकत लगा के खूब चींची चींची करके अपने माँ बाप को अब भी बुला रही थी। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चूंगा डालने लगे। उनके जो माँ बाप हैं, चिड़ियों के जो माँ बाप हैं, वो झट से उड़कर अंदर आ जाते हैं और चींची करने लग जाते हैं और उनके मुंह में, उनके छोटे छोटे चोंच में, उनके छोटे छोटे मुंह में चूंगा यानी कि दाना डालने लग जाते हैं। माँ पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। माँ, पिताजी और मैं, हम तीनों इन चिड़ियों की ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते थे। कमरे में एक बार फिर से शोर हो रहा था, लेकिन इस बार पिताजी जो हैं वो उनकी तरफ देखकर गुस्सा नहीं रहे थे, बल्कि देख कर मुस्कुरा रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा एक बहुत ही प्यारा सा पाठ। इसके जो लेखक हैं वो हैं भीष्म साहनी जी। तो दोस्तों ये तो हम लोगों ने अच्छे से इस पाठ को पढ़ लिया है, समझ लिया है। आइए अब हम लोग जो लेखक हैं भीष्म साहनी जी, इनके बारे में और जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं लेखक से परिचय में। ठीक है, तो इनका जो जन्म है वो 1915 में हुआ है और इनका जो देहांत है वो 2003 में हुआ था। ठीक, भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के लेखक थे। उन्होंने अपनी कहानियों में देश विभाजन और मानवीय मूल्यों की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास तमस पर उन्हें साहित्य अकादमिक पुरस्कार दिया गया था। साहित्य में उनके योगदान के लिए
उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया था। बच्चों के लिए उन्होंने गुलेल का खेल आदि कई कहानियाँ लिखी हैं। तो दोस्तों, भीष्म साहनी जी जो हैं, ये हिंदी के एक बहुत ही प्रतिभाशाली, हिंदी के एक बहुत ही जाने माने लेखक थे। ठीक है, इन्होंने देश विभाजन मतलब जो देश टूटा है उस पर और मानवीय मूल्यों पर इन्होंने रचना करी है। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है जिसका नाम है तमस। उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमिक अवार्ड भी दिया गया है। इसके अलावा साहित्य की दुनिया में इनके जो योगदान है उसके लिए भारत सरकार ने भी इनको पद्म भूषण का अवार्ड दिया है। और बच्चों के लिए उन्होंने कई सारी रचनाएं करी हैं, जिनमें से एक का नाम है गुलेल का खेल। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम लोग इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है सही विकल्प वाला। ठीक है, मतलब यह कि प्रश्न दिया होगा, उसके बाद में विकल्प दिए होंगे। आपको प्रश्न को पढ़ना है और ये देखना है कौन सा विकल्प सही है। जो विकल्प सही है उसके सामने आपको तारा लगा देना है और प्रश्न के एक से ज़्यादा सही विकल्प भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो तो पढ़ना शुरू करते हैं। पिताजी ने कहा कि घर सराय बना हुआ है क्योंकि पहला विकल्प है घर की बनावट सराय जैसी बहुत विशाल है। दूसरा विकल्प है घर में विभिन्न पक्षी और जीव जंतु रहते हैं। तीसरा है माताजी और पिताजी घर के मालिक नहीं हैं। चौथा है घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये वाला भी सही है कि घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते हैं। ठीक है, और घर में विभिन्न पक्षी और जीव जंतु रहते हैं, इसका ये वाला भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ही विकल्प सही हैं, तो दोनों पे आप तारे लगा सकते हैं। चलिए दूसरे वाले पर चलते हैं। तो दूसरे में क्या है, घर में कहानी में घर के असली मालिक किसे कहा गया है। तो कहानी के अंदर घर का असली मालिक किसको कहा गया है, माँ और पिताजी को जिनका वह मकान है, लेखक को जिसने यह कहानी लिखी है, जीव जंतुओं को जो उस घर में रहते हैं, मेहमानों को जो लेखक से मिलने आते हैं। तो सही विकल्प है क्या दोस्तों, ये वाला। ठीक है, जीव जंतुओं को जो कि उस घर में रहने आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है इसमें, गौरैयों के प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रिया कैसी थी। गौरैयों को लेकर माताजी और पिताजी दोनों की प्रतिक्रिया कैसी थी। पहला क्या है, दोनों ने खुशी से घर में उनका स्वागत किया। दूसरा है पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन माँ ने मना किया। तीसरा है दोनों ने मिलकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। चौथा है माँ ने उन्हें निकालने के लिए कहा लेकिन पिताजी ने घर में रहने दिया। ठीक है, तो देखो पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन माँ जो है वो मना कर देती थी, क्योंकि उनको क्या लगा था कि मतलब इन्होंने अंडे दे दिए हैं, अब ये नहीं निकलेंगी। ठीक है, तो इसमें यही एक विकल्प सही है। ठीक, चलो चौथा क्या है, माँ बार बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती और मजाक करती थी। इससे पता चलता है क्या, इसका मतलब कि माँ जो है वो बार बार पिताजी की बात पर मुस्कुरा के मजाक कर रही हैं। तो इससे क्या पता चलता है, इससे हमें पता चल रहा है माँ चाहती हैं कि गौरैया घर से भगाई ना जाएं। माँ को पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लगते हैं। माँ को गौरैयों की गतिविधियों पर हंसी आ जाती है। माँ को दूसरों पर हंसना और उपहास करना अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसका क्या है, यही वाला सही होगा। माँ को पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लगते हैं। ठीक है, माँ को पिताजी के जो प्रयत्न हैं वो क्या लग रहे हैं, व्यर्थ यानी कि बेकार लग रहे हैं। ठीक, इसी पर माँ हंस रही हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा उनको जो गौरैयों की गतिविधि है ना, गौरैयों की जो हरकत है ना, उस पर भी हंसी आ रही है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे दोनों होने चाहिए। माँ को पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लगते हैं और माँ को गौरैयों की प्रतिक्रिया पर हंसी आ जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों होने चाहिए। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक और है, पांचवा क्या कह रहा है, कहानी में गौरैयों के बार बार लौटने को जीवन के किस पहलू से जोड़ा जा सकता है। तो कहानी में बार बार जो गौरैयाँ लौट आ रही हैं, इनके इस बार बार लौटने को जीवन के किस पहलू से हम जोड़ सकते हैं। पहला विकल्प है दूसरों पर निर्भर रहना। दूसरा है असफलता से हार मान लेना। अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना। संघर्ष को छोड़कर नए रास्ते अपनाना। तो इसका कौन सा, तीसरा वाला ही सही है कि अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना, मतलब कोशिश करते रहना। ठीक है, चलिए तो अब इसमें जो खा है अगला वाला,
इसमें देखो इसमें यही कह रहे हैं कि आपने जो ऊपर विकल्प जिन पे निशान लगाया है उसकी तुलना आप अपने क्या करिए, मित्रों से करिए। ठीक है, और विचार करो कि आप लोगों ने या फिर उन्होंने वही विकल्प क्यों चुने। ठीक है, बस ये करना आपको। अगला है मिलकर करें मिलान का। क्या है, पाठ में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने दो दो अर्थ दिए गए हैं। आप अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सबसे उपयुक्त अर्थ से मिलाइए। देखिए बहुत आसान है। क्या कह रहे हैं कि भाई पाठ से लेकर कुछ वाक्य नीचे दिए हुए हैं और उनके सामने दो दो अर्थ दे रखे हुए हैं। आपको क्या करना होगा कि आपको वाक्य को उस अर्थ से मिलाना है जो कि उसके मतलब जो कि वाक्य के हिसाब से ज़्यादा सही हो। ठीक है, तो पहले वाक्य क्या है, वह शोर मचाते हैं कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। तो इसमें पहला अर्थ क्या दिया हुआ है कि पक्षियों का शोर बहुत तेज है लेकिन लोग उसे संगीत की तरह सराहते हैं। दूसरा अर्थ क्या है, पिताजी को पक्षियों का चहकना शोर जैसा लगता है लेकिन लोगों को वह संगीत जैसा लगता है। तो दोस्तों इसका ना ये पहले वाला होगा। ठीक है, कि पक्षियों का शोर बहुत तेज होता है लेकिन लोगों को क्या लगता है कि भाई ये संगीत की तरह लगता है। ठीक, लोग जो है उसकी तारीफ संगीत की तरह करते हैं। अगला वाक्य क्या है, आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। तो इसका पहला अर्थ है कि आम के पेड़ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी हर समय निवास करते हैं। पक्षी पेड़ पर तंबू लगा कर रहते हैं और जैसे किसी नहीं यही पहला ही होगा। ठीक है, जैसे किसी मेले में डेरा डाला जाता है। नहीं पहला ही है दोस्तों, कि आम के पेड़ पर ना बहुत सारे जो पक्षी हैं वो निवास करते हैं। पक्षी वाला से कहाँ से तंबू लगाने लग गए। चलिए तीसरे पर चलते हैं। वह गमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते हैं। तो इनके अर्थ देख लेते हैं। पहला अर्थ है पिताजी की भाग दौड़ और शोर। तो पिताजी की भाग दौड़ पे तो बात ही नहीं थी, दूसरा वाला ही सही है। चूहे की भाग दौड़ और शोर इतना ज़्यादा होता है कि घर के लोग नहीं सो पाते हैं। ठीक है, इसका ही हो जाएगा। चलो जी चौथे वाले पर चलते हैं। तो चौथा क्या है कि वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही हैं। तो पहला अर्थ क्या है कि पिताजी माँ का मजाक समझ जाते हैं। दूसरा है पिताजी को ऐसा भ्रम होने लगता है कि माँ उनकी चेष्टा का उपहास कर रही हैं। तो दोस्तों इसका सेकंड वाला होगा। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर बैठ आए। तो अर्थ है पिताजी ने लाठी एक ओर रख दी और गर्व से विजयी मुद्रा में बैठ गए। ठीक है, और दूसरा क्या है, पिता की छाती और सांस फूलने लगी। नहीं दोस्तों ये पहला वाला ही है कि इन्होंने लाठी साथ एक तरफ रख दी और विजयी के तरीके से मतलब किसी विजेता की तरीके से आके वो बैठ गए। ठीक है, इतने में रात पड़ गई। रात किसी भारी चीज की तरह ऊपर से नहीं ये नहीं है। कहानी की घटनाओं के बीच धीरे धीरे रात हो गई और अंधेरा छा गया। यही सही होगा दोस्तों। ठीक है ना, इसका सही अर्थ जो है यही होने वाला है। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थीं और मेज पर बैठी मल्हार गा रही थीं। ठीक है, तो इसमें से देखो कौन सा होगा। पहला क्या है, गौरैया फिर से लौट आई थी और शांत व प्रसन्न भाव से चहचहा रही थीं जैसे कोई राग गा रही हों। गौरैया शास्त्रीय संगीत का अभ्यास कर रही थीं और राग मल्हार गा रही थी। नहीं, तो पहला ही है। ठीक है, पहला ही है। चिड़ियों को गाना गाना नहीं आता। यहाँ पे लिखा है चिड़िया शास्त्रीय संगीत। नहीं भाई, शास्त्रीय संगीत नहीं गा रही थी, इसका पहले वाला ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये हो गया इसका उत्तर। अब इसमें खा क्या है, अपने उत्तर को अपने मित्रों के उत्तर से मिलाइए। विचार कीजिए और कि आपने कौन से अर्थ का चुनाव किया और क्यों। देखो वही कह रहे हैं कि आपका जो उत्तर है ना उसको आप अपने दोस्तों के उत्तर से मिलाइए। ठीक है, और ये देखिए कि आपने क्या चुना, उन्होंने क्या चुना और आपने जो भी चीज़ चुनी है उसको क्यों चुना है। ठीक है, यही सब है। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। देखो बहुत आसान है। क्या कह रहे हैं कि भाई पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, आपको इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, इन पर विचार करना है और फिर इनका जो अर्थ आपको समझ में आ रहा है ना उसको लिखना है। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं पढ़ना। तो पहला का इसमें क्या दिया हुआ है, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। तो देखो
ये जो पंक्ति है ये किसने, माँ ने कही थी पिताजी से। माँ ने क्या कहा था कि भाई अब तो ये जो चिड़ियाएँ हैं अब नहीं उड़ने वाली, अब इन्होंने घोंसला बना लिया है। अगर घोंसला बनाने से पहले आप इनको उड़ा देते तो उड़ जाती है, लेकिन अब ये नहीं उड़ेंगी, अब ये बार बार यहीं आके बैठेंगी। ठीक है ना। तो ये है इसका अर्थ। ठीक, तो इसमें आप यही लिख सकते हो कि इस वाक्य में माँ पिताजी से कह रही हैं कि अब यह चिड़ियाएँ यहाँ से नहीं जाने वाली, इन्होंने अब घोंसला बना लिया है। अगर इनको घोंसला बनाने से पहले आप उड़ा देते तो ये उड़ जाती, लेकिन अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। खो, अगला वाक्य क्या दिया है, एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। ठीक है, तो देखो ये जो लाइन है ये किसने कही थी, ये पिताजी ने कही थी। ठीक है, पिताजी क्या कह रहे थे कि अब इनको घर से बाहर निकाल दिया है, अब एक दिन सारे दरवाजे सब कुछ बंद रखना, एक दिन अगर ये घर के अंदर नहीं घुसेंगी तो फिर अब ये घर छोड़ देंगी, दोबारा घर में नहीं आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि यह पंक्ति पिताजी के द्वारा कही गई है। पिताजी इसमें यह कह रहे थे कि घर के सारे दरवाजे एक दिन के लिए बंद कर दो, अगर चिड़ियाँ घर के अंदर पुनः प्रवेश नहीं कर पाएंगी तो वे एक दिन बाद ये घर छोड़कर चली जाएंगी, दोबारा नहीं आएंगी। अगली पंक्ति क्या है इसमें, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों ये जो पंक्ति है ये किसने कही थी, पिता ने कही थी। ठीक है, और कब कही थी, जब वो चिड़िया के घोंसले को तोड़ रहे थे। ठीक है, तो चिड़िया के घोंसले को तोड़ते समय उन्होंने बात कही थी कि अगर तुमको किसी को सचमुच में बाहर निकालना है तो उसका घर तोड़ दो। ठीक है, मतलब ये चिड़िया के लिए बोले थे कि अगर तुमको चिड़िया को घर से बाहर निकालना है तो उसके घोंसले को तोड़ दो, उसके पास रहने की जगह नहीं रहेगी और वो अपने आप घर से बाहर चली जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसके उत्तर में ये लिख सकते हो कि यह बात पिता ने चिड़िया के घोंसले को तोड़ते समय कही थी। इसका अर्थ ये है कि अगर आप चिड़िया के घोंसले को तोड़ देते हो तो उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी, तो वो अपने आप उस जगह से चली जाएगी। ठीक है, चलिए सोच विचार के लिए पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। तो दोस्तों अब अगले मेरे इसमें प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। ठीक है, चलो करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें क्या है, आपको कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा। घर पर रहने आई गौरैया, माँ, पिताजी, लेखक या कोई अन्य प्राणी। आपको उसकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी और क्यों। देखो क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि आपको इस कहानी के अंदर जो इतने सारे पात्र आए हैं उनमें से कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा है, क्यों लगा है, उसको आपको उसकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी। तो देखो मुझे सबसे अच्छा पात्र इस कहानी के अंदर माँ लगी हैं। क्यों माँ लगी हैं, क्योंकि देखो माँ जो है शुरुआत से ही काफ़ी बुद्धि के साथ में काम कर रही हैं, इसके अलावा काफ़ी मजाकिया ढंग से भी वो क्या कर रही हैं, बात कर रही हैं, जो पढ़ने पे मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। ठीक है ना। तो मुझको इस कहानी के अंदर सबसे अच्छा पात्र माँ लगी। ठीक है, क्यों लगी, क्योंकि माँ शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमत्ता के साथ में मजाकिया ढंग के साथ में बातें कर रही हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मनोरंजक लगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न क्या है, लेखक के घर में चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया, उसने घोंसला वहीं क्यों बनाया होगा। तो लेखक के घर में चिड़िया ने घोंसला कहाँ बनाया था, बैठक की छत पे जो पंखा लगा था उसके गोले में। ठीक है, तो इसका उत्तर यही है कि गौरैया ने बैठक की छत पर लगे पंखे के गोले में अपना घोंसला बनाया, और उसने अपना घोंसला वहाँ इसलिए बनाया क्योंकि वहाँ उसको सुरक्षित महसूस हो रहा था। देखो कोई भी पक्षी या कोई भी जीव अपना घर कहाँ बनाता है, जहाँ पे उसको सुरक्षित महसूस होता है, तो यही कारण है कि उसने अपना घोंसला वहाँ पर बनाया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी भी मनुष्य के समान परिवार और घर का महत्व समझते हैं। अपने उत्तर के समर्थन में कहानी से उदाहरण दीजिए। क्या कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि जैसे मनुष्य घर परिवार का महत्व समझता है, क्या वैसे पशु पक्षी भी घर परिवार का महत्व समझते हैं। अपने उत्तर के समर्थन में कहानी से आपको एक उदाहरण देना होगा चुनकर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पशु पक्षी भी बिल्कुल जैसे इंसान परिवार और घर का महत्व समझते हैं ना, वैसे पशु पक्षी भी इसका महत्व अच्छे से जानते हैं। ठीक है, देखो कहानी के अंदर जो गौरैया है वो क्या कर रहे हैं, वो अपने अंडे देने के लिए पहले तो उन्होंने बहुत सुरक्षित जगह चुनी। ठीक है, फिर वहाँ पे घोंसला बनाया ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, फिर बच्चों की देखभाल करी। ठीक है, अगर ये घर और परिवार का महत्व नहीं है तो और क्या है कि नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको यही उत्तर देना होगा, हाँ पशु पक्षी भी घर और परिवार का महत्व समझते हैं। कहानी में गौरैया ने घोंसला बनाकर अंडे दिए और बच्चों के जन्म पर उनकी देखभाल की। जब बच्चे चींची कर रहे थे तो उनके माता पिता तुरंत उड़कर उसके पास उन्हें चूंगा खिलाने के लिए आए। ठीक, यह मनुष्य की तरह परिवार और घर के महत्व का ही क्या है, उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
अब मैं हार मानने वाला आदमी अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। इस कथन से पिताजी के स्वभाव के कौन से गुण उभर कर आते हैं? देखो, पिताजी कहते हैं कि अब मैं हार मानने वाला इंसान तो हूँ नहीं, ठीक है। तो ये जो कथन पिताजी ने कहा है, इस कथन से पिताजी के बारे में हमें क्या पता चलता है, उनके किन किन गुणों के बारे में हमें पता चलता है। तो देखो, इस कथन से हमें क्या पता चल रहा है कि पिताजी कैसे हैं, बहुत ही जिद्दी हैं। मतलब वो बार बार पक्षी को उड़ा रहे हैं, लेकिन पक्षी बार बार आके घोंसले बैठ जा रहा है। तो इन्होंने अब जिद पकड़ ली, अब चाहे जो हो जाए मैं यहाँ से इनको भगा के रहूँगा तो भगा के रहूँगा। इसके अलावा गुस्सैल भी काफ़ी है, भाई मम्मी थोड़ा बहुत ही मजाक कर दे, इनको गुस्सा आ जा रहा है, ठीक है। और हठी स्वभाव के हैं, मतलब लगे पड़े अपने काम में कि बस वो होना चाहिए कैसे भी करके, ठीक। तो इसका उत्तर यही है कि इस कथन से हमें यह पता चलता है कि पिताजी जिद्दी, गुस्सैल और हठी स्वभाव के थे, ठीक है। ये हो गया इसका उत्तर। चलिए अगला प्रश्न क्या है, कहानी में गौरैया के व्यवहार में कब और कैसे बदलाव आया? यह बदलाव क्यों आया? क्या कह रहे हैं कि कहानी के अंदर जो गौरैया है उसके व्यवहार में कब बदलाव आया है, कैसा बदलाव आया है और ये बदलाव क्यों आया था, ठीक है। तो ये आपको बताना होगा। तो देखो दोस्तों, पहले शुरुआत में जब ये गौरैयाएँ आती हैं घर के अंदर तो खूब चहचहा रही थी, खूब इधर उधर उड़ रही थी, ठीक है। लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं, मतलब जब ये लोग अंडे देते हैं, तो ये लोग काफ़ी शांत, मतलब जो गौरैया हैं बहुत ही शांत रहती हैं और बच्चों की देखभाल करती हैं, ठीक है ना। बच्चों की क्या करती हैं, बहुत ही देखभाल करती हैं। ये जो बदलाव है ये माता पिता बनने की जिम्मेदारी के कारण आया है। किस लिए आया है ये जो बदलाव इनमें आया है, किसकी वजह से? माता पिता बनने की जिम्मेदारी के कारण आया है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है, यही है कि पहले गौरैया घर में चहकती और गाती रहती थी, लेकिन जब उनके बच्चे हुए तो उन्होंने गाना बंद कर दिया और शांत होकर बच्चों की देखभाल में लग गए। यह बदलाव माँ बाप बनने की जिम्मेदारी के कारण आया है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कहानी में गौरैया ने किन किन स्थानों से घर में प्रवेश किया, सूची बनाइए। क्या कह रहे हैं कि कहानी के अंदर जो गौरैया है ये घर के अंदर किन किन स्थानों से प्रवेश कर रही। तो देखो, सबसे पहले तो चिड़ियाएँ जो हैं वो दरवाजे से उड़ते हुए आती हैं, ठीक है ना। आती हैं, घर देखती हैं, उसमें घोंसला बनाती हैं। दूसरी बार जब इनको भगाने की बारी आती है तो पहले जब पिताजी भगा के दरवाज़ा बंद करते हैं तो ये दरवाजे के नीचे से आ जाती हैं, ठीक है। और फिर जब दरवाजे के नीचे भी कपड़ा ठूस देते हैं तो ये जो गौरैया हैं ये रोशनदान के जो टूटा हुआ शीशा है ना उससे अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, दरवाजे से अंदर आई, फिर कहाँ से आई हैं, दरवाजे के नीचे से, और अंतिम में कहाँ है, रोशनदान के टूटे हुए शीशे से, ठीक है। चलो अगला क्या है, इस कहानी को कौन सुना रहा है, आपको यह बात कैसे पता चली? तो कहानी को कौन सुना रहा है दोस्तों? कहानी को लेखक सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं? लेखक सुना रहे हैं, ठीक है ना। ये कहानी बच्चे यानी कि लेखक द्वारा सुनाई जा रही है। और हमको ये बात कैसे पता चली कि बार बार इसमें क्या है कि मैंने दरवाजा बंद कर दिया, मैंने आंगन में झांक कर देखा, ठीक है। तो बाद में जो मैंने आ रहा है ना, इससे हमको ये पता चल रहा है, ठीक है। चलिए अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। तो आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है, माँ बार बार क्यों कह रही होंगी कि गौरैया घर छोड़कर नहीं जाएगी? तो माँ जो है बार बार ये क्यों कहती कि जो गौरैया है अब वो घर छोड़कर नहीं जाएगी? देखो, क्योंकि अब गौरैया ने क्या कर दिया था भाई, घोंसला बना लिया है, ठीक है ना। गौरैया ने घोंसला बना लिया है, और एक बार चिड़िया जब कहीं पे घोंसला घर बना लेती है या बच्चे देती है तो वो उस जगह से दोबारा नहीं जाती है, ठीक है ना। तो इसके उत्तर में यही लिख सकते हो, माँ बार बार यह इसलिए कह रही होंगी कि गौरैया ने घर के अंदर अपना घोंसला बना लिया था और अंडे भी दे दिए थे। जब कोई पक्षी घोंसला बना लेता है तो वह उस जगह को अपना घर मान लेता है और आसानी से उसे छोड़कर नहीं जाता है, ठीक है। अनुमान और कल्पना से, तो इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि कल्पना कीजिए कि आप उस घर में रहते हैं जहां चिड़िया अपना घर बना रही है। अपने घर में उन्हें देखकर आप क्या करते? तो दोस्तों मान लो आप एक ऐसे घर में रह रहे हो जहां पर चिड़िया जो है ना अपना घोंसला बना रही है, तो आप अब अगर इनको देखोगे तो आप क्या करोगे? तो आपके दिमाग में अब जो भी बात आ रही ना यहाँ पे आप उसको बता सकते हो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि कहानी में चिड़िया नहीं बल्कि नीचे दिए गए प्राणियों में से कोई एक प्राणी घर में घुस गया है, ऐसे में घर के लोग का व्यवहार कैसा होगा, क्यों? क्या कह रहा है कि मान लो चिड़िया नहीं बल्कि चिड़िया की जगह पे ये जो नीचे हमारे प्राणियों के नाम दिए ना, इनमें से कोई प्राणी घर में घुस गया है, तो बताओ घर के लोगों का व्यवहार कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्राणी दिए हुए हैं, चूहा, कुत्ता, मच्छर, बिल्ली, कबूतर, कॉकरोच, तितली, मक्खी। तो अगर इनमें से कोई घर के अंदर घुसता है तो आपका और आपके परिवार के व्यवहार कैसा होगा, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। मैं आवरक उनकी ओर देखता रहा। लेखक
को विस्मय और हैरानी कैसे किसे देखकर हुई, उसे विस्मय क्यों हुआ होगा। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इसमें एक लाइन थी पाठ के अंदर जिसमें लेखक कह रहे थे कि मैं हैरानी में, ठीक है, आवक का मतलब क्या होता है कि मैं हैरानी से उनको देखता रहा। तो लेखक को जो हैरानी हुई है, ठीक है, ये किसे देखकर हुई है। तो लेखक को ये हैरानी किसे देखकर हुई थी, चिड़ियों को देखकर, ठीक है, चिड़ियों के नन्हे नन्हे बच्चों को देखकर, ठीक है। और उसे ये हैरानी क्यों हुई थी, उसे भाई ये हैरानी इसलिए हुई थी क्योंकि भाई हो सकता है उसने इससे पहले बच्चे देखे ना हो, या फिर देखे हों तो इतने करीब से नहीं देखे हों, ठीक है, तो कुछ भी कारण हो सकता है इसका। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी, माँ ने गौरैया को निकालने में पिताजी की सहायता क्यों नहीं की होगी। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो माँ है, लेखक कहते हैं एक जगह पर कि माँ मदद नहीं करी, बस बैठ के हंस रही हैं, बैठे हंसी जा रही हैं, तो माँ ने गौरैया को निकालने में मदद क्यों नहीं करी होगी। क्योंकि देखो दोस्तों, गौरैया जो होती है ना बहुत ही प्यारी चिड़िया होती है, और हो सकता है माँ उसको नुकसान पहुंचाना नहीं चाह रही हूँ, ठीक है, साथ में ना चाहती हूँ कि उसका घोंसला वोसला तोड़ा जाए, ठीक, तो ये सब हो सकते हैं भाई कारण, है कि नहीं। माँ ने पिताजी की मदद इसलिए हो सकता है नहीं की हो क्योंकि उन्हें चिड़िया प्यारी लगती हो, या फिर वो चाहती हो कि उसका घर ना टूटे, घोंसला ना टूटे, ठीक है, ऐसा कारण हो सकता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। लेखक ने चूहे के विशेष व्यवहार से अनुमान लगाया कि उसे सर्दी लगती होगी। आप भी किसी एक अपरिचित व्यक्ति या प्राणी के व्यवहार को ध्यान से देखकर अनुमान लगाइए कि वह क्या सोच रहा होगा, क्या करता होगा, या वह कैसा व्यक्ति होगा आदि। देखो क्या कह रहे हैं कि इस कहानी के अंदर जो लेखक हैं वो चूहे का व्यवहार देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई उसको क्या लग रही होगी, सर्दी लग रही होगी। ऐसे ही आपसे कह रहे हैं कि आपको भी किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को देखना है और अंदाज़ा लगाना होगा कि वो क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, ठीक है ना, ये है इसमें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है, सराय और घर में कौन कौन से अंतर होते हैं। तो देखो इस पाठ के अंदर एक लाइन है जहाँ पे पिताजी क्या कह रहे हैं कि जो घर है ना ये सराय बन गया है, ठीक है, तो सराय और घर में क्या क्या अंतर होते हैं। तो देखो पहले तो ये समझ लो सराय कहते किसको हैं, ठीक, सराय जो होता है ये वो जगह होती है जहाँ पे लोग ठहरने के लिए आते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है ना, ये क्या होता है कुछ समय के लिए लोग यहाँ पे ठहरने के लिए आते हैं, ठीक। सराय में कोई स्थित रूप से, स्थायी रूप से नहीं रहता है और वहाँ हर समय अलग अलग लोग आते जाते रहते हैं, जबकि घर में लोग स्थायी रूप से रहते हैं, एक परिवार पूरा वहाँ पे रहता है, उसमें माँ पिता सब लोग होते हैं, ठीक है, पूरी फैमिली रहती है, ठीक। चलो अगला है इसमें संवाद और अभिनय। नीचे दी गई स्थितियों के लिए अपने समूह में मिलकर अपनी कल्पना से संवाद लिखिए और बातचीत को अभिनय के द्वारा प्रस्तुत कीजिए। देखो दोस्तों ये बहुत ही आसान है। क्या कह रहे हैं कि नीचे कुछ स्थितियाँ दी हुई हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए अपने समूह में मिलके आपको इन स्थितियों पर संवाद लिखना है, ठीक है, मतलब नाटक लिखना है, ठीक है, डायलॉग्स लिखना है, ये सब आपको करना है और फिर अभिनय करके यानी एक्टिंग करके आपको इसको प्रस्तुत करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये परिस्थितियाँ दी हुई हैं, इनको आप पढ़ के करके चाहो तो इनके लिए संवाद आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि चलो एक उठा लेते हैं, कोई भी खावा लेते हैं। चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। घोंसले से झांकती गौरैया क्या क्या बातें कर रही होंगी, ठीक है, जैसे कि एक ये है, ठीक। तो ऐसे ही क्या करना है, आपको इन परिस्थितियों को उठाना है और अपने मतलब जो भी आपके मन में आ रहा है ना, आपको उस हिसाब से इसमें डायलॉग वायलॉग ये सब बनाने होंगे, ठीक है, और एक्टिंग करके दिखानी होगी। चलो बदली कहानी। मान लीजिए कि घोंसले में अंडे से बच्चे ना निकले होते, ऐसे में कहानी आगे कैसी बढ़ती, यह बदलती हुई कहानी लिखिए। क्या कह रहा है कि भाई मान लो कि घोंसले के अंदर अंडे हैं लेकिन अंडों में से बच्चे नहीं निकले, ठीक है ना, अंडों में से बच्चे नहीं निकले हैं, तो अब बताइए कि ये जो कहानी है ना अब ये आगे कैसे बढ़ती। तो दोस्तों हो सकता है आप लोगों ने इसमें मतलब इससे बहुत पहले आपने एक हो सकता है अपने छोटे क्लासेस में कहानी पढ़ी होगी, वो भी अंडे और चिड़िया से ही जुड़ी हुई थी, ठीक है, जिसमें दो बच्चे भाई बहन होते हैं, ठीक, उनके छज्जे पर एक चिड़िया का मतलब घोंसला वोसला होता है, इसमें अंडे अंडे होते हैं, ठीक है,
और वो अंडों को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए वो क्या करते हैं, गत्ता वत्ता बाकी सब पूरा अच्छे से सेटवेट करते हैं, लेकिन बाद में जो चिड़िया होती है ना वो वहाँ चली जाती है, ठीक है ना। तो कुछ इसी प्रकार से आप इस कहानी को भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें भी यही लिख सकते हो कि भाई अगर उसमें बच्चे ना हो के अंडे होते तो हो सकता है पिताजी जो है वो घोंसले को तोड़ देते, गौरैया शायद उदास होकर घर छोड़ के चली जाती, ठीक है। और फिर जब उनको बाद में पता चलता कि यार इसमें तो अंडे थे, तो हो सकता है उनको बाद में इस बात का पछतावा होता। या फिर इस कहानी को आप कैसे भी ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई जब पिताजी को इस बात का एहसास होता कि घोंसले के अंदर बच्चे हैं, तो वो पुनः फिर से घोंसले को अंडे हैं तो पुनः फिर से घोंसले को सही कर देते और चिड़ियों को वहाँ पर रहने देते ताकि वो अंडों का ख्याल रख सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी भी तरीके से कहानी को लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हो। चलो, कहने के ढंग क्रिया विशेषण। माँ खिलखिलाकर हंस दी। इस वाक्य में खिलखिलाकर शब्द बता रहा है कि माँ कैसे हंसी थी, ठीक है। कोई कार्य कैसे किया गया है इसे बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। खिलखिलाकर भी एक क्रिया विशेषण शब्द है। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर एक लाइन दी हुई है कि माँ खिलखिलाकर हंस दी, ठीक है। तो यहाँ पे जो शब्द है खिलखिलाकर, ये शब्द क्या बता रहा है कि माँ ने जो हंसने का काम करा है, कैसे करा है, खिलखिलाकर हंसने का ये काम करा है, ठीक। तो कोई भी ऐसे शब्द जो कि ये बताते हैं कि जो काम हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, ऐसे शब्दों को हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्रिया विशेषण। और यहाँ पर खिलखिलाकर जो शब्द है ये क्या है, क्रिया विशेषण है। अब नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने मन से वाक्य बनाइए। आप क्या कह रहे हैं कि भाई नीचे कुछ आपको रेखांकित शब्द दिख रहे होंगे, आपको क्या करना होगा, इन रेखांकित शब्दों से आपको वाक्य बनाना होगा, ठीक है। तो देखो इसमें पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है झिड़क कर, ठीक है। तो झिड़क कर मतलब क्या होता है कि एकदम से थोड़ा तुनतुनाते हुए गुस्से में बोलना, ठीक है ना। तो इसके लिए ऐसे लिख सकते हो कि श्याम ने झिड़क कर रवि को बाहर से सामान लाने को कहा, ठीक है। ऐसे वाक्य बना लो। अगला शब्द क्या है, गंभीरता, ठीक है। तो गंभीरता के लिए वाक्य बना लो कि अध्यापक ने गंभीरता के साथ में पाठ नहीं ऐसे कर लो कि अध्यापक ने गंभीरता के साथ में सबके अंकों को दिखाया, ठीक है। फिर अगला इसमें शब्द है गुस्से। माँ ने गुस्से भरी नजरों से बालक को देखा, ठीक है दोस्तों। तो ये इससे हम लोगों ने वाक्य बना लिया। अब आप इनसे मिलते जुलते कुछ और क्रिया विशेषण शब्द सोचिए और उनका प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाइए। क्या कह रहे हैं, ऐसी अब और कुछ मिलते जुलते क्रिया विशेषण शब्दों को सोचो और उनसे वाक्य बनाओ। अच्छा, एक और चीज़, ये जो मैंने अभी आपको 3 वाक्य बनाए हैं बताए हैं, अगर आप लोग चाहो तो इनके अलावा खुद से भी कुछ वाक्य बना सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं जो मैं कह रहा हूँ उन्हीं वाक्यों को लिखो, आप खुद से भी इसमें कोई वाक्य बना के लिख सकते हो, ठीक है। चलो, प्राणी के घर। कहानी में आपने पढ़ा कि लेखक के घर में अनेक प्राणी रहते हैं। लेखक ने उनका वर्णन ऐसे किया है जैसे वे भी मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हैं। कहानी में से चुनकर उन प्राणियों की सूची बनाइए और बताइए कि वे मनुष्य जैसे कौन कौन से काम करते हैं। देखो, तो कहानी के अंदर लेखक के घर में अनेक प्रकार के कई सारे प्राणी रहते हैं और लेखक ने भी इन जीवों का वर्णन ऐसे करा है मानो वो क्या हो, मनुष्य हो। मतलब मनुष्य की तरह वर्णन करा गया कि वो मनुष्य की तरह क्या कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हों। तो कहानी में से चुनकर आपको कुछ और प्राणियों के बारे में यहाँ नीचे लिखना होगा और ये बताना होगा कि वो मनुष्य जैसा कौन कौन सा काम कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या है, बिल्ली फिर आऊँगी कहकर चली जाती है, ठीक है। इसमें कहते नहीं कि जो बिल्ली है वो फिर आऊँगी ये कहकर वहाँ से चली जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही और भी हैं, जैसे कि चूहा, ठीक है। चूहा जो ये बोलते नहीं लेखक कि एक चूहा जो है वो अंगीठी के पीछे बैठता है, जैसे हो सकता है वो बुजुर्ग हो, बूढ़ा हो, उसको सर्दी उतनी हो सकता है नहीं पसंद हो। एक चूहा टंकी के ऊपर बैठता है, उसको शायद गर्मी उतनी नहीं पसंद हो। ऐसे ही गौरैया के लिए बोलते हैं कि गौरैया जो हैं वो मकान का निरीक्षण करने आती हैं कि ये रहने योग्य है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे ही कबूतर के लिए वो बोलते हैं कि जो कबूतर हैं ये दिन भर गुटरगू का संगीत सुनाते रहते हैं। चमगादड़ के लिए वो बोलते हैं कि शाम होते ही चमगादड़ कमरे में कसरत करने लग जाते हैं। और छिपकली छोड़ो, चींटी के लिए लिख लो कि चींटी के लिए वो बोलते हैं कि चींटी जो है अपनी पूरी फौज के साथ में यहाँ पर घर में बैठी हुई है, ठीक है। चलो, तो हेर फेर मात्रा का। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। पहले
इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाते। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। आपने ध्यान दिया होगा कि शब्द में एक मात्रा भर के अंतर से उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब नीचे दिए गए शब्दों की मात्रा और अर्थ के अंतर पर ध्यान दीजिए। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने मन से वाक्य बनाइए। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई एक मात्रा के इधर उधर हो जाने से कैसे शब्द बदल जा रहे हैं, उनका अर्थ बदल जा रहा है। ऐसे ही नीचे मेरे क्या दिए हुए हैं, ऐसे ही कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनमें मात्रा क्या है, इधर उधर है। ठीक है, तो उनका अर्थ बदल रहा है। ठीक, तो अब आपको क्या करना है कि इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको अपने मन से क्या बनाने होंगे, कुछ वाक्य बनाने होंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है नाच, नाचा और नचा। ठीक है, तो नाच में ले सकते हो कि मुझे बारिश में नाचना अच्छा लगता है। रुको नाच है ना, हाँ सही है, मुझे बारिश में नाचना अच्छा लगता है। ठीक है, नाचा, बच्चों ने कार्यक्रम में बहुत सुंदर नाचा। ठीक है, और नचा, गुरुजी ने विद्यार्थियों को नचा दिया। ठीक, ऐसे ही हार, हरा और हारा। ठीक है, तो हार, खिलाड़ी को हार का दुख हुआ। ठीक है, हरा, इस बाग में बहुत हरा भरा वातावरण है। ठीक है, और इसे हारा, वह खेल में कड़ी मेहनत करने के बाद भी हारा। ऐसे ही पिता और पिता। ठीक है, पिता, तो पिता, मेरे पिता बहुत मेहनती हैं और पीता, वह रोज सुबह दूध पीता है। ठीक, ऐसे ही चूक और चूक। ठीक है, तो चूक, गलती करना इंसान की चूक है। ठीक है, और दूसरा चूक क्या होगा, वह अपने कर्ज का पैसा चूक चुका है या फिर चुका चुका है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। दूसरा क्या है, नीचा और नीचे। ठीक, तो इसमें लिख लो कि अपनी गलती मानकर उसने सिर नीचा कर लिया। और नीचे के लिए लिख लो कि पक्षी पेड़ से नीचे उतर आए। सहसा और साहस अगला है। ठीक है, तो सहसा और साहस, तो सहसा मतलब क्या होता है, एकदम से, सहसा आंधी आई, एकदम से आंधी आई, और साहस, वीर सैनिकों में अद्भुत साहस था। ठीक है दोस्तों, चलो, तो ये तो हो गया इसका उत्तर। अगला है वाद विवाद। कहानी में माँ द्वारा कही गई बातें कुछ नीचे दी गई हैं। तो कहानी के अंदर माँ द्वारा बोली हुई कुछ बातें नीचे दी गई हैं। क्या क्या है वो, अब तो यह नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तब ये निकलेंगी। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब यहाँ से नहीं जाएंगी। कक्षा में एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए। वाद विवाद का विषय है माँ चिड़िया को घर से निकालना चाहती थी। तो दोस्तों देखो, आपको क्या करना होगा, इस प्रश्न में एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन अपनी कक्षा में करना है। अच्छा, वाद विवाद कैसे करा जाता है, वाद विवाद में मतलब क्या होता है, दो ग्रुप होते हैं। ठीक है, मान लो इस ग्रुप ने और विषय होता है कोई। ठीक, अब इस विषय के बारे में इस ग्रुप का पहला कोई एक व्यक्ति कुछ बात बोलेगा और इसकी इस बात के जवाब में दूसरे ग्रुप का कोई व्यक्ति बोलेगा, फिर ऐसे इस ग्रुप का जो व्यक्ति है वो इसके जवाब में बोलेगा। तो ये होता है वाद विवाद। ठीक है, एक तरीके से समझ लो कि बहस सी छिड़ी हुई है। ठीक, चलो, कहानी की रचना। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुरा रहे। इस पंक्ति में बताया गया है कि पिताजी का दृष्टिकोण कैसे बदला। इस प्रकार यह विशेष वाक्य है। इस तरह के वाक्यों से कहानी और अधिक प्रभावशाली बनती है। तो देखो यहाँ पे कहानी के अंत में एक वाक्य का इस्तेमाल करा गया है कि कमरे में फिर से शोर होने लग गया, लेकिन इस बार पिताजी उनकी तरफ देख देख कर क्या कर रहे हैं, सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। तो इस कहानी के अंदर ये जो पंक्ति का इस्तेमाल करा गया है, ये क्या बता रही है, पिताजी के दृष्टिकोण में आए हुए बदलाव को बता रही है। ठीक है, इस प्रकार के ये जो वाक्य होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत ही खास होते हैं। ठीक है, और ये कहानी को और भी ज़्यादा प्रभावशाली और भी ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है, आपको इस कहानी में ऐसे अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी, उन्हें अपने समूह के साथ मिलकर ढूंढिए और उनकी सूची बनाइए।
क्या कह रहे हैं दोस्तों कि इस कहानी की अनेकों और ऐसी कई सारी विशेषताएं हैं। आपको इन विशेषताओं को अपने समूह में मिलकर आपको क्या करना होगा, ढूंढना होगा, ठीक है, और उनकी सूची बनानी होगी। ठीक, तो चलो भाई बना लेते हैं सूची। तो देखो इसके अंदर, कहानी के अंदर हास्य है, मतलब मम्मी जो है ना खूब मजाक कर करके बोल रही है, तो एक चीज़ तो ये हो गई। ठीक, इसके अलावा बढ़ चढ़ कर खूब कहा जा रहा है इस कहानी के अंदर, ठीक है, मतलब एकदम बढ़ चढ़ कर खूब लेखक जो है वो जानवरों को इंसानों की तरह करके खूब बढ़ चढ़ के बता रहे कि नहीं बता रहे, तो ये भी बात है। ठीक है, इसके अलावा सीधा संवाद भी है इसमें, मतलब बातचीत भी हो रही है पात्रों के बीच में, माँ, पिताजी, बच्चे के बीच में। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने चीज़ों का मानवीकरण किया है। मानवीकरण मतलब क्या होता है कि एक तरीके से मनुष्य की तरह किसी भी चीज़ को रखना। ठीक है, और भी कई सारी विशेषताएं हैं, इतनी आप लिख सकते हो, वैसे चाहो तो आप उसमें और भी ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया इसका उत्तर। चलो अगले पर चलते हैं। इस कहानी की कुछ विशेषताओं को नीचे दिया गया है, इनके उदाहरण कहानी में से चुनकर लिखिए। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं कि कुछ कहानी की विशेषताएं यहाँ दी हुई हैं, आपको क्या करना होगा, कहानी से इनके उदाहरण को चुनकर यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो कहानी की विशेषता सबसे पहले क्या दी है, किसी बात को कल्पना से बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, उदाहरण क्या है कि जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ते हुए दिल्ली पहुंचते हैं, पिताजी कहते हैं कि वह सीधे हमारे घर पहुंच जाते हैं, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाए हों। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, हास्य यानी हंसी मजाक का उपयोग किया जाना। तो भाई हंसी मजाक का काफ़ी उपयोग है। माँ कई बार बोल रही हैं कि चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही होंगी कि ये आदमी कौन है और ये क्यों नाच रहा है। ठीक है, तीसरा क्या है कि सोचा कुछ और हुआ कुछ और। ठीक है, तो देखो पिताजी ने क्या करा, सभी दरवाजे बंद कर दिए, उनको लगा कि बस अब ये नहीं आएंगे, और जो चिड़ियाएं हैं वो रोशनदान से क्या हो गई, वापस घर के अंदर दाखिल हो गई। ठीक है, अगला क्या है इसमें, दूसरे के मन के भावों का अनुमान लगाना। तो दूसरे के मन के भाव का अनुमान लगाना कौन सा है, लेखक जब बोलते नहीं है कि जो चूहा अंगीठी के पीछे बैठता है वो शायद वो क्या होगा, बूढ़ा होगा और उसे सर्दी नहीं पसंद होगी। ठीक है, ये हो गया। पांचवें में क्या है, किसी की कही बात को उसी के शब्दों में लिखना। तो किसी व्यक्ति द्वारा बोली बात को उसी के शब्दों में, मतलब उसी शब्दों में लिखना जैसे उसने बोला है। ठीक है, तो देखो पिताजी बोले आज दरवाजा बंद रखो, एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। ठीक है, इसके अलावा आखिरी में भी लाइन है वो वाली, क्या बोलते हैं, अगर किसी को बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ दो। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आप लिख सकते हो। अगला क्या है, किसी प्राणी या उसके कार्य को कोई अन्य नाम देना, मतलब किसी प्राणी या उसके कोई काम को अन्य काम देना। तो यहाँ पे बिल्ली वाला है एग्जाम्पल, कि बिल्ली आती है वो क्या बोलती है कि फिर आऊंगी। क्या बिल्ली फिर आऊंगी बोल सकती, नहीं बोल सकती, वो क्या बोलती, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। ठीक है ना, तो इसका इन्होंने बोल दिया कि उसने बोला था कि फिर आऊंगी। ठीक, अगला है, अब इसमें पाठ से आगे का क्या कह रहा है, गौरैयों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ चींची करने लगी। आपने अपने घर के आसपास पक्षियों को क्या क्या करते हुए देखा है, उनके व्यवहार में आपको कौन कौन से भाव दिखाई देते हैं। तो दोस्तों देखो इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि गौरैया जो है वो अपने घोंसले से सिर नीचे निकाल कर देखती हैं, झांक कर देखती हैं और आपस में चींची साथ में करने लग जाती हैं। तो आपने अपने घर के आसपास पशु पक्षियों को क्या करते हुए देखा है, ठीक है, और उनके व्यवहार में आपको कौन कौन से भाव दिखाई देते हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए आपके आसपास जो भी पशु पक्षी हैं उनको आप जाके ध्यान से देखिए। ठीक है, समझने की कोशिश करिए कि उनके कौन कौन से, उनके इन व्यवहार में, उनके इन कामों में कौन कौन से व्यवहार आपको दिख रहे हैं। ठीक, चलो ख क्या है, कमरे में फिर से शोर होने लगा, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। कहानी के अंत में पिताजी गौरैया का अपने घर में रहना स्वीकार कर लेते हैं। क्या आप भी कोई स्थान या वस्तु किसी अन्य के साथ साझा करते हैं, उनके बारे में बताइए। साझेदारी में यदि कोई समस्या आती है तो उसे कैसे हल करते हैं। तो देखो यहाँ पे कहानी से एक पंक्ति ली गई है कि कमरे में फिर से शोर हो रहा था, लेकिन इस बार जब पिताजी उनको देख रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे केवल। ठीक है, तो कहानी के अंत में पिताजी जो है वो गौरैयों को अपने घर में रहना स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे ही आप भी क्या किसी चीज़ को किसी दूसरे के साथ में आप बांटते हो, और अगर बांटते हो तो साझेदारी में अगर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान कैसे निकालते हो, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा।
ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों ने अपने जीवन के अंदर सीधी सी बात है कोई ना कोई चीज़ तो बांटी होगी, ठीक। तो बांटने पे अगर कुछ मतभेद होता है तो आप उसको कैसे हल करते हो, यहाँ पे आपको ये चीज़ बतानी है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, परिवार के लोग गौरैया को घर से बाहर भगाने की कोशिश करते हैं किंतु गौरैया के बच्चों के कारण उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी को देखकर या किसी से मिलकर आपका दृष्टिकोण बदल गया हो? तो क्या कह रहे हैं दोस्तों कि परिवार के जो लोग हैं वो गौरैया को घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो गौरैयों के बच्चे को देखते हैं तो उनका दृष्टिकोण बदल जाता है, उनका उन चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। तो इसमें ये आपसे कह रहे हैं दोस्तों कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी किसी से मुलाकात हुई हो या आपने किसी से बात करी हो और आपका जो दृष्टिकोण है ना वो क्या हो गया हो, बदल गया हो, ठीक है। किसी को देख कर किसी से बात करके आपका जो दृष्टिकोण है वही बदल गया हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलो, चिड़िया का घोंसला। घोंसला बनाना चिड़ियों के जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। विभिन्न पक्षी अलग अलग तरह के घोंसले बनाते हैं। इन घोंसलों में वे अपने अंडे देते हैं और अपने चूजे को पालते हैं। आपने आसपास विभिन्न प्रकार के घोंसले ढूंढिए और उन्हें ध्यान से देखिए और नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। सावधानी, उन्हें हाथ ना लगाएं, अन्यथा पक्षी, उनके अंडे और आपको भी खतरा हो सकता है। तो दोस्तों अब क्या कह रहे हैं कि आपके आसपास आपने बहुत सारे अलग प्रकार के घोंसले देखे होंगे, ठीक है। तो उनको ध्यान से देखिए और नीचे जो तालिका उसको पूरा करो, ठीक है। चलो भाई तालिका पर चलते हैं। यह है तालिका। तो तालिका में सबसे पहले क्या है, क्रम संख्या है। क्या है दोस्तों, क्रम संख्या है। उसके बाद घोंसले को कहाँ देखा, तो आपने घोंसले को कहाँ देखा है, हो सकता है किसी पेड़ की टहनी यानी पर देखा हो, ठीक है। घोंसला खाली था या अब नहीं, तो अगर खाली है तो खाली लिखो, नहीं है तो नहीं लिखो। घोंसला किस पक्षी का था, तो जिस भी पक्षी का हो, कौवे का, जिस भी पक्षी का उसका नाम लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही करना है, यहाँ पे ना आपको क्या करना है, यही चीज़ करनी है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विभिन्न पक्षियों के घोंसलों के संबंध में एक प्रस्तुति तैयार कीजिए। उसमें आप चाहें तो उनके चित्र और थोड़ी रोचक जानकारी शामिल कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, अलग अलग प्रकार के पक्षी और उनके घोंसलों से जुड़ी हुई आपको एक प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन तैयार करना होगा, ठीक है। और उसमें आप चाहें तो चित्र भी ऐड कर सकते हैं, चित्र भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कुछ रोचक जानकारियाँ भी पक्षियों के बारे में आप उस प्रस्तुति के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन टाइप है, आप चाहो तो बना सकते हो। अगला क्या है, मल्हार। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थीं और मेज पर बैठी मल्हार गा रही थी। मल्हार भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक प्रसिद्ध राग का नाम है। यह राग वर्षा ऋतु से जुड़ा है। आप जानते ही हैं कि आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का नाम मल्हार भी इसी राग के नाम पर रखा गया है। देखो दोस्तों क्या कह रहे हैं कि जो मल्हार है वो भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक प्रसिद्ध राग है, बहुत मशहूर राग है। ये जो राग है ये बारिश के मौसम से जुड़ा हुआ है और हमारी जो किताब है ना हिंदी की, इसका नाम भी क्या है दोस्तों, मल्हार है। नीचे दी गई इंटरनेट कड़ियों के माध्यम से राग मल्हार को सुनिए और इसका आनंद लीजिए। नीचे क्या है, कुछ लिंक दिए हुए, इनका यूज़ करके आप इस राग को क्या है सुन सकते हो, ठीक है। यूट्यूब के लिंक है, जाके आप इस राग को चाहो तो सुन सकते हो। चलिए, हास्य व्यंग। हास्य व्यंग। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। माँ ने व्यंग से कहा। आप समझ गए होंगे कि इस वाक्य में माँ ने पिताजी से कहा है कि वे चिड़ियों को नहीं निकाल सकते। इस प्रकार से कही गई बात को व्यंग करना कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे व्यंग क्या होता है उसके बारे में बता कि व्यंग क्या होता है। व्यंग के अंदर हंसी मजाक होता है और उपहास के माध्यम से किसी कोई कमी, कोई बदलाव या किसी में कोई भी जो चीज़ है ना उसको उजागर कराया जाता है, उसको बताया जाता है, ठीक है ना। यही मेरा क्या होता है, व्यंग्य होता है, ठीक है। व्यंग्यों में बात को सीधे ना कहकर उल्टा या संकेतात्मक ढंग से कहा जाता है ताकि उसमें चुटकीलापन भी हो और गंभीर सोच की संभावना भी बनी रहे, ठीक है। अब अनेक बार व्यंग में हास्य भी छुपा होता है। क्या कह रहे हैं, आपको इस कहानी में कौन कौन से वाक्य पर हंसी आई उन वाक्यों को चुनकर लिखिए। तो क्या कह रहे हैं दोस्तों कि आपको इस कहानी में कौन कौन से वाक्य पे हंसी आई, तो मुझे बहुत सारे वाक्यों पे हंसी आई है, तो आपको क्या करना होगा, उन वाक्यों को अलग लिखना होगा। अगला क्या है, अब चुने हुए वाक्यों में से कौन कौन से वाक्य व्यंग कहे जा सकते हैं। तो अब आपने जो चुने हुए वाक्य ना बताओ उनमें से कौन कौन से व्यंग कहे जाएंगे, उनको आप सही से चयन करके लगाइए इसमें, ठीक है दोस्तों। चलो
आगे क्या इसमें आज की पहेली, नीचे दी गई चित्र पहेली में बिल्ली को चूहे तक पहुंचाओ। चलो भाई बिल्ली को चूहे तक पहुंचाते हैं दोस्तों। तो ये है बिल्ली और ये है चूहा, ठीक है। तो इसको यहाँ से कौन से रास्ते से जाएगा, लेके जाओ चूहे तक, ठीक है। चलो, झरोकों से दो गौरैया। कहानी में आपने पढ़ा कि दो गौरैया लेखक के घर बिना बुलाए अतिथि की तरह आ जाती हैं। पिछले कई वर्षों से गांव नगरों में इन नन्ही चिड़ियाओं की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। इसीलिए भारत सरकार ने इसके संरक्षण के लिए 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस घोषित किया है। आइए पढ़ते हैं विश्व गौरैया दिवस पर प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा प्रकाशित लेख का एक अंश, ठीक है दोस्तों। तो चलो भाई इसको पढ़ लेते हैं। कभी बहुतायत में पाई जाने वाली घरेलू गौरैया अब कई जगहों पर एक दुर्लभ दृश्य है और रहस्य बन गई है। इन छोटे प्राणियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनकी रक्षा करने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। भारत में गौरैया सिर्फ पक्षी ही नहीं है, वो साझा इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। हिंदी में गौरैया, तमिल में कुरुवी और उर्दू में चिड़िया जैसे कई नामों से जानी जाने वाली गौरैया पीढ़ियों से दैनिक जीवन का हिस्सा रही है। उनकी महत्ता के बावजूद गौरैया तेजी से लुप्त हो रही है। इस गिरावट के कई कारण हैं। शीशा रहित पेट्रोल के उपयोग से जहरीली यौगिक पैदा हुए हैं जो उन कीटों को नुकसान पहुंचाते हैं जिन पर गौरैया भोजन के लिए निर्भर करती है। शहरीकरण से उनके प्राकृतिक घोंसलों के स्थान भी छीन लिए हैं। आधुनिक इमारतों में वे स्थान नहीं होते जहां गौरैया घोंसला बना सके, जिससे उनके बच्चों को पालन के लिए जगह कम हो गई है, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है एक छोटा सा हिस्सा गौरैयों को लेकर। चलिए साझी समझ, नीचे दी गई इंटरनेट कड़ी का प्रयोग कर इस लेख को पूरा पढ़िए और कक्षा में चर्चा कीजिए। देखो नीचे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो लिंक दे रखा हुआ है इस पर क्लिक करो और क्लिक करके जो ये पूरा चैप्टर है ना, इसको एक बार फिर से इंटरनेट से आप अच्छे से पढ़िए और कक्षा में क्या करो, इस पर चर्चा करो, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो ये तो था हमारा पूरा का पूरा पाठ। इसके बाद में ये जो है मित्र लाभ, ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए ये तो था हमारा पूरा पाठ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा पाठ समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इसको करने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी विनती करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसी वीडियोज़ मिलते रहें। तो दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।